आज हम रीतिकालीन प्रवृत्तियां अथवा रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल रीतिकाल के नाम से पुकारा जाता है, जिसकी समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से 1900 निर्धारित की है। इस समय शासक साहित्य प्रेम, काव्य प्रेम तथा मनोरंजन के लिए कवियों को आश्रय देने लगे थे। कवियों का मुख्य ध्येय आश्रयदाताओं का मनोरंजन हो गया था, क्योंकि कवि चांदी के चंद टुकड़ों पर अपनी कला को राज दरबारों में गिरवी रख चुका था। इस काल के कवियों में स्वांतः सुखी और परहित का अभाव है। राम और कृष्ण की प्रेम लीलाओं की ओट में कविगण श्रृंगार वर्णन, ऋतु वर्णन, नक्षिक वर्णन आदि पर कविता लिखकर आचार्यत्व और पांडित्यपूर्ण की होड़ में लगे हुए थे। कवियों ने कला पक्ष में ही कुछ अधिक चमत्कार और नवीनता लाने का प्रयास किया। रीति का अर्थ शैली है। चूंकि इन कवियों ने काव्य शैली की इस विशिष्ट पद्धति का विकास किया, इसलिए इस काल को रीति काल कहा जाता है। इस काल में अलंकार, रस, नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, छंद आदि काव्यांगों पर प्रचुर रचना हुई। रीति काल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। रीति निरूपण। रीतिकालीन कवियों की प्रधान प्रवृत्ति रीति निरूपण अथवा लक्षण ग्रंथों की रचना करना रहा है। इस प्रवृत्ति को प्रधान मानकर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम रीतिकाल रखा है। संस्कृत काव्यशास्त्र को हिंदी में रूपांतरित करने का काम रीतिकालीन आचार्यों द्वारा किया गया। विभिन्न काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण देते हुए अनेक कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। सामान्य पाठकों को काव्यशास्त्र की जानकारी कराना तथा काव्यशास्त्र की मर्मज्ञता का प्रदर्शन करना ही इन ग्रंथों की रचनाओं का उद्देश्य था। केशव की कवि प्रिया, चिंतामणि की कवि कुल कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, मतिराम की ललित ललाम, गोप की रामचंद्राभरण, भूषण की शिवराज भूषण, देव की रस विलास आदि ऐसी ही रीति निरूपक रचनाएं हैं। इन कवियों ने संस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्रंथों को आधार बनाकर अपने लक्षण ग्रंथों की रचना की है, किंतु संस्कृत काव्यशास्त्र में जो सूक्ष्म चिंतन एवं विश्लेषण है, उसका यहाँ नितांत अभाव है। रीतिकालीन आचार्यों द्वारा काव्यशास्त्र के क्षेत्र में कोई मौलिक उपलब्धि प्राप्त नहीं की जा सकी। यही नहीं, अपितु कहीं कहीं इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए लक्षण भ्रामक मूल हैं। इन्हीं सब कारणों से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन रीति ग्रंथकारों को आचार्य न मानकर कवि ही माना है। उनके अनुसार हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए, वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते। रीतिकाल की दूसरी मुख्य विशेषता श्रृंगारिकता है। रीतिकालीन कवियों के काव्य का केंद्र बिंदु श्रृंगार रहा है। इस काव्य में नक्षिक चित्रण के द्वारा नायिका के रूप सौंदर्य की झांकी प्रस्तुत की गई है तथा राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का विविध प्रकार से चित्रण किया गया है, जिसमें भक्ति भावना का लेश भी नहीं है। नायिका भेद के अंतर्गत भी श्रृंगार ही प्रमुख प्रतिपाद्य रहा है। रीतिकालीन दरबारी परिवेश एवं कामुक मनोवृत्ति के कारण श्रृंगार एवं उससे संबंधित विषय ही इन कवियों के विशेष प्रिय रहे हैं। इनकी श्रृंगारिकता में रूप लिप्सा, भोगेच्छा, विलासिता एवं शरीर सुख की कामना ही दिखाई पड़ती है। रीतिकालीन लक्षण ग्रंथ ने श्रृंगार रस वर्णन में ही अपनी रुचि अधिक दिखाई है। काव्यशास्त्रों की परंपरा में बंधे हुए लक्षण ग्रंथों में श्रृंगार के विभिन्न भेद, उपभेद, हाव भाव, नक्षिक नायिका भेद आदि का विशद निरूपण किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार की प्रधानता को लक्ष्य कर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा है कि साचा चाहे जैसा भी रहा हो, इसमें ढली श्रृंगारिकता ही है। श्रृंगार रस के दोनों पक्षों, संयोग एवं वियोग का चित्रण रीतिकालीन काव्य में किया गया है। रीतिकालीन काव्य की तीसरी मुख्य विशेषता अलंकारिता रही है। दरबारी काव्य होने के कारण रीतिकालीन काव्य में अलंकार की प्रधानता है। कविगण कविता सुंदरी को अलंकारों से सुसज्जित करने में अपने कवि कर्म की सार्थकता समझते थे। विलासी दरबारी मनोवृत्ति के कारण भी कवियों को काव्य में सहजता के स्थान पर कृत्रिम अलंकारिकता का समावेश करना पड़ा। अलंकारों के प्रति इनका मोह अति प्रबल था।
वे प्रयत्नपूर्वक काव्य में अलंकारों को समाविष्ट करते थे और इस प्रकार अपनी बुद्धि का लोहा मनवाने को विवश करते थे। वस्तुतः वे केशव की इस उक्ति के पक्षधर थे। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवित्र भूषण विनुन विराजिए कविता वनिता मित्र, अर्थात अलंकारों के बिना कविता सुंदरी सुशोभित नहीं होती, भले ही वह अन्य गुणों से युक्त क्यों न हो। अपनी इसी मान्यता के अनुरूप उन्होंने अपने काव्य में अलंकारों का समावेश किया। अलंकार के पीछे दौड़ने के कारण अधिकांश स्थलों पर केशव का काव्य विकृत हो गया है, क्योंकि वहां अनुभूति प्रमुख न होकर अलंकार का चमत्कार ही प्रमुख है। केशव में ऐसे प्रसंग संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक है। रीतिकालीन कवि के लिए अलंकार शास्त्र की जानकारी एक अपरिहार्य आवश्यकता थी। इस ज्ञान के बिना उसे सम्मान मिलना कठिन था। परिणामतः इस काल में अलंकारिकता खूब फली फूली। अलंकार जो कविता का साधन है, इस काल में आकर साध्य बन गया। यहाँ तक कि कुछ कवियों ने तो केवल अलंकार की जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए ही काव्य रचना की। रीतिकाल की चौथी प्रमुख विशेषता आश्रयदाताओं की प्रशंसा रही है। रीतिकाल के अधिकांश कवि विभिन्न राज दरबारों के आश्रय में रहते थे। बिहारी, देव, भूषण, सूदन, केशव, मतीराम आदि सभी प्रसिद्ध कवि राज दरबारों में रहते थे। अतः यह स्वाभाविक था कि वे अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य रचना करते। देव ने अपने आश्रयदाता भवानी सिंह के लिए भवानी विलास तथा कुशल सिंह के लिए कुशल विलास की रचना की, तो सूदन ने भरतपुर के राजा सुजान सिंह की प्रशंसा में सुजान चरित लिखा। वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा में शिवराज भूषण, शिवा बावनी तथा छत्रसाल बुंदेला की प्रशंसा में छत्रसाल दशक की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण की इन रचनाओं की प्रशंसा करते हुए लिखा है, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवि की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। परंतु यदि भूषण जैसे कुछ कवियों को छोड़ दिया जाए तो रीतिकाल के अधिकांश कवियों के द्वारा की गई आश्रयदाताओं की प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण है। रीतिकालीन काव्य की पांचवी प्रमुख विशेषता बहुज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन है। रीतिकालीन काव्य में बहुज्ञता का प्रदर्शन करने के साथ साथ चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। बिहारी जैसे कवियों के काव्य में ज्योतिष, आयुर्वेद, पुराण, गणित, नीतिशास्त्र, काव्यशास्त्र, चित्रकला आदि अनेक विषयों की जानकारी समाविष्ट है। अपने दोहों से ज्योतिष की अनेक उक्तियों का समावेश कर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि ज्योतिष शास्त्र में उनकी गहरी पैठ है। उदाहरण के लिए निम्न दोहे को लिया जा सकता है, जिसमें राजयोग प्रसरण का उल्लेख है। सनि कज्जल चख झक लगन उपज्यो सुदिन स्नेह, क्यों न नृपति ह भोगवे लही सुदेश सब देह। रीतिकालीन काव्य की छठवीं मुख्य विशेषता भक्ति एवं नीति है। रीति काव्य की प्रमुख प्रतिपाद्य तो श्रृंगार ही है, तथापि उसमें भक्ति एवं नीति संबंधी सैकड़ों सूक्तियां यत्र तत्र उपलब्ध हो जाती हैं। रीतिकालीन कवियों ने राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का गान करते हुए जो रचनाएं प्रस्तुत की हैं, उनमें श्रृंगारिकता के साथ साथ भक्ति भावना भी विद्यमान है। बिहारी का भक्ति भावना से युक्त एक दोहा प्रस्तुत है। जम करी मुँह तरहरी परयो, इहि धरहि चित लाओ, विषय तृषा परिहार ही, अजो न रही के गुण गाओ। अधिकांश रीति कवियों ने अपने जीवन के संध्या काल में भक्ति एवं वैराग्य से ओतप्रोत रचनाएं लिखी हैं। ऐसा शायद उन्होंने अपने पाप बोध के कारण किया है। इस संबंध में डॉक्टर नगेंद्र की यह टिप्पणी अत्यंत सटीक है। रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है, हो भी नहीं सकता था, क्योंकि भक्ति उसके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी।
भौतिक रस का उपासना करते हुए उसके विलास जर्जर मन में इतना नैतिक बल नहीं था कि भक्ति रस में अनास्था प्रकट करे अथवा सैद्धांतिक निषेध कर सके। रीति काल के प्रतिनिधि कवि बिहारी की काव्य कृति बिहारी सतसई में लगभग 70 दोहे भक्ति भावना से संबंधित है। सातवें बिंदु की चर्चा करें तो नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण है। रीतिकालीन काव्य का केंद्र बिंदु नारी चित्रण रहा है। नायिका के नक्सिक चित्रण में उन्होंने अधिक रुचि दिखाई है। नारी के आंतरिक बाह्य रूप के निरूपण में ही उनकी वृत्ति अधिक रमी है। उसके आंतरिक गुणों का चित्रण उन्होंने नहीं किया है। नारी के विभिन्न अंगों का स्थूल एवं मांसल चित्रण अंकित करते हुए उन्होंने काव्य रसिकों को उसके मनमोहक स्वरूप से ही परिचित कराया है। उनके समक्ष नारी का एक ही रूप था, विलासिनी प्रेमिका का। अतः वे उसके अन्य पक्षों की ओर से नितांत उदासीन रहे। नारी को वे भोग विलास का उपकरण मात्र समझते थे। अतः उसके अन्य रूपों गृहिणी, माता, भगिनी, देवी आदि का चित्रण उन्होंने नहीं किया। नारी के प्रति इस एकांकी दृष्टिकोण के कारण वे नारी जीवन की सामाजिक महत्ता एवं उसकी श्रद्धा समन्वित गौरवमयी मूर्ति को दिखा सकने में सफल नहीं हुए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकालीन नारी भावना के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है, यह नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। रीतिकालीन कवि नारी को पुरुष के आकर्षण का केंद्र एवं उसकी अंकशायनी मात्र समझते थे। आठवां बिंदु है प्रकृति चित्रण। रीति कवियों ने प्रकृति चित्रण प्रायः उद्दीपन एवं अलंकारिक रूप में किया है। प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण बहुत कम है। नायक नायिका की मानसिक दशा के अनुकूल प्रकृति भी संयोग काल में सुखद एवं वियोग काल में दुखद रूप में चित्रित की गई है। परंपरागत रूप में षड ऋतु वर्णन एवं बारहमासिक का चित्रण भी इन कवियों ने किया है, परंतु उसमें कोई नवीनता नहीं है। रीतिकालीन विलासी वातावरण में रमे हुए इन कवियों को इतना अवकाश ही कहाँ था कि वे प्रकृति के मनोहर स्वरूप पर रीझ कर काव्य रचना करते। सेनापति जैसे एक दो कवियों ने ही प्रकृति के मनोरम चित्र अंकित किए हैं, अन्यथा बिहारी, देव, मतीराम, भिखारी दास आदि कवियों के षड ऋतु वर्णन में उद्दीपन रूप में ही प्रकृति चित्रण उपलब्ध होता है। रीति काल में यद्यपि प्रकृति चित्रण का अभाव नहीं है, तथापि प्रकृति के प्रति इनका दृष्टिकोण तटस्थ रहा है। छायावादी कवियों ने जिस प्रकार प्रकृति को आलंबन बनाकर मनोहर काव्य की रचना की, वैसा रीतिकाल के कवि नहीं कर पाए। रीतिकाल की एक अन्य काव्य विशेषता संकुचित जीवन दृष्टि है। रीतिकालीन कवियों की जीवन दृष्टि अत्यंत संकुचित दिखाई पड़ती है। किसी महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे काव्य रचना में प्रवृत्त नहीं हुए, अपितु श्रृंगार प्रधान काव्य लिखकर उन्होंने आश्रयदाता विलासी राजाओं का मनोरंजन मात्र किया। अधिकांश कवि नायिका के कटाक्ष कुशल नेत्रों, उन्नत उरोजों, रक्ताभ कपोलों, रससिक्त अधरों, पुष्ट जंघाओं और द्युतिमान अंगों के सौंदर्य का निरूपण करने में ही कवि कर्म की सार्थकता समझते रहे। जीवन के प्रति जिस व्यापक दृष्टिकोण की अपेक्षा उत्तम काव्य रचना के लिए की जाती है, उसका नितांत अभाव रीतिकालीन काव्य में है। इन कवियों के जीवन के विविध पक्षों की ओर से अपनी दृष्टि हटाकर श्रृंगार के सीमित वृत्ति में ही केंद्रित कर ली। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने रीतिकालीन कवियों की इस प्रवृत्ति पर विचार करते हुए कहा है, ऐसा लगता है कि रीति कविता के रचयिता यौवन और बसंत के कवि हैं। जीवन का फूलता हुआ सुघर रूप ही उन्हें प्रिय है। उसने जीवन का एक ही स्वरूप लिया है, एक ही पक्ष लिया है। यह इस धरा के कवि की संकीर्णता है, दुर्बलता है और एकांगिकता है। रीतिकालीन काव्य की अगली मुख्य विशेषता मुक्तक काव्य की रचना है। रीतिकाल में यद्यपि कुछ प्रबंध काव्य भी लिखे गए हैं, तथापि रीति कवियों ने मुक्तक काव्य की रचना की ओर ही अपनी रुचि प्रदर्शित की है। जब राज दरबारों में कवि दंगलों का आयोजन किया जाता हो
और दूसरे से बाजी मार लेने की प्रतिस्पर्धा चल रही हो, वहां प्रबंध रचना की प्रवृत्ति पनप ही नहीं सकती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है, यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, इसी से वह सभा समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। अलंकारिकता, चमत्कार प्रियता एवं बहुज्ञता का प्रदर्शन करने हेतु भी मुक्तक रचना की प्रवृत्ति का विकास रीतिकाल में हुआ। तत्कालीन दरबारी वातावरण के लिए मुक्तक रचनाएं ही अधिक उपयुक्त थीं, क्योंकि राजा महाराजाओं के पास इतना अवकाश कहाँ था कि ये प्रबंध काव्य को सुनकर उसकी सराहना करते। कविगण तो एक ही दोहे या छंद में अपनी काव्य प्रतिभा का पूर्ण उत्कर्ष दिखाकर राजा महाराजाओं को चमत्कृत करने में विश्वास करते थे। बिहारी जैसे रस सिद्ध कवियों ने दोहे जैसे छोटे छंद में ही रस की अपूर्व सृष्टि की है। रीतिकालीन काव्य की अगली विशेषता ब्रज भाषा का प्रयोग है। भक्ति काल में जो ब्रज भाषा काव्य कृष्ण काव्य तक सीमित रही, वह रीतिकाल में आकर पूर्णतः काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई और लगभग 200 वर्षों तक हिंदी काव्य जगत पर एक छत्र शासन करती रही। रीतिकाल में केवल ब्रज क्षेत्र के कवियों ने ही नहीं, अपितु संपूर्ण हिंदी क्षेत्र के कवियों ने ब्रज भाषा में ही काव्य रचना की। मराठी क्षेत्र में भूषण ने, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह ने, बुंदेली क्षेत्र में केशव ने तथा राजस्थानी क्षेत्र में बिहारी ने ब्रज भाषा में ही अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। निष्कर्ष यह है कि रीतिकाल तक आते आते ब्रज भाषा व्यापक काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी। रीतिकालीन ब्रज भाषा अपने शब्द सौष्ठव, अनुप्रासंगिकता, मधुरता एवं पद लालित्य के कारण काव्य भाषा के लिए पूर्ण उपयुक्त बन चुकी थी, किंतु उसमें कवियों ने मनमानी तोड़ मड़ोड़ भी की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन ब्रज भाषा के इस दोष की ओर संकेत करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है, रीतिकाल में एक बड़े अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर वह नहीं हुई। भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर प्रौढ़ता को पहुंची, उसी समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी। यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते और शुद्ध रूपों के प्रयोग पर जोर दिया जाता तो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने का साहस कवियों में न होता। पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिससे भाषा में बहुत कुछ गड़बड़ी बनी रही।